हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल। मैं हूं अनुराग शर्मा और आपका बहुत स्वागत करता हूं। बीता हुआ कल जो है आपके दिमाग में होता है, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में होता है। इसी उम्मीद के साथ मेहनत करते रहिए कि एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, पिछले अध्याय में हमने केमिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि वनस्पति विज्ञान जो है किस प्रकार से आर्कियोलॉजी को समझने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान जो होती है उसकी मदद से हम जलवायु और उस समय की जो वनस्पतियाँ थी उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसको किस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं किन विधियों के माध्यम से उस समय के एनवायरनमेंट को, उस समय के मौसम को, उस समय की वनस्पतियों को और उस समय के जीवों को समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो होता है कणों का विश्लेषण, मतलब पराग कणों का विश्लेषण, पोलन एनालिसिस। ये कैसे होता है? देखिए, जो फूल होता है, मान लीजिए ये फूल है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे देखिए वर्तिका होती है, फिर यहाँ पे बहुत सारे परागकण होते हैं, ठीक है? तो ये परागकण क्या होते हैं, यहाँ पे गिर के प्रजनन की क्रिया करते हैं, तो उससे क्या होता है, पौधे का जन्म होता है। तो जब हम कणों का विश्लेषण करते हैं, तो उस समय के जो भी जीव जंतु थे, जो भी वनस्पतियाँ थी, जो भी पेड़ पौधे थे, उनके बारे में हम इस विश्लेषण से जान सकते हैं कि वो किस प्रकार के टेम्परेचर में रहते थे, किस प्रकार से वहाँ की जलवायु थी, इन सब चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। अगर वहाँ पे क्षारीय तत्व की अनुपस्थिति है, मतलब वहाँ पे अगर क्षार नहीं है, जिस भी आर्कियोलॉजिकल साइट से परागकणों को प्राप्त करना है, अगर वहाँ पे क्षार की उपस्थिति नहीं है, तो परागकण जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं और उनकी मदद से हम उस समय की वनस्पति प्रकार के बारे में जान सकते हैं। चलिए, इसके लाभ क्या-क्या होते हैं, तो ये देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन जो वनस्पति प्रकार है, उनकी संरचना के विषय में हमको जानकारी मिलती है किसके, परागकणों के एनालिसिस से। उसके साथ-साथ उस समय की जलवायु में आने वाले परिवर्तन की जानकारी मिलती है। इसके साथ-साथ जो है, इस विधि का सापेक्ष तिथि निर्धारण में योगदान है। सापेक्ष तिथि निर्धारण को मतलब कहते हैं कि रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग क्या होती है कि मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, ठीक है? तो लेयर ए हो गई और लेयर बी हो गई। तो अब क्या होगा कि लेयर ए से मान लो किसी प्रकार का ए प्रकार का जीवाश्म मिला है और लेयर ए से जो है वो बी प्रकार का जीवाश्म मिला है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बिठा के जो डेटिंग की जाती है उसको कहते हैं सापेक्ष उम्र निर्धारण तकनीकी। यहाँ पे मैंने बताया भी है कि एक वस्तु या परत की उम्र को दूसरी वस्तु या परत की तुलना में निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है? कैसे तुलना करते हैं? जैसे मैंने बताया, ए और बी यहाँ पे अलग-अलग तरह के जीवाश्म है और इनका जब हम रिलेटिव डेटिंग के माध्यम से कंपैरिजन करते हैं, तब उनकी उम्र निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो है वो बॉटनी किस प्रकार से आर्कियोलॉजी में मदद करती है, तो इसका है वृक्ष वलय विश्लेषण विधि, जो है इसको ट्री रिंग एनालिसिस भी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने भी देखा होगा जब हमारे गाँव में या जहाँ पर भी हम रहते हैं, जब वहाँ कभी पेड़ काटा जाता है तो पेड़ का जो होता है तना होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे वलय बने होते हैं, तो इन वलयों को गिन करके कैसे किसी वनस्पति की उम्र निर्धारित की जाती है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। वृक्षों के वलय का जो निर्माण होता है, जैसे ये वृक्ष का तना है तो इसमें जो भी वलय होंगे, एक वलय का निर्माण 1 साल में 1 होता है। 1 साल में 1 वलय का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट इन वृक्षों को नुकसान पहुँचाए बिना इनके तने का सेंटर से कुछ भाग निकालते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप से आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन वृक्ष के वलयों को गिनते हैं और उस आधार पर डिसाइड करते हैं कि इस वृक्ष की उम्र कितनी रही होगी, ठीक है? जो भी पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। तो वहाँ से ये भी पता चलता है कि अतीत की जलवायु की परिस्थितियाँ कैसे थी और वृक्ष की उम्र का पता चलता है। देखिए, इसके उपयोग के बारे में मैंने बताया है कि वृक्ष की आयु का निर्धारण होता है वृक्ष वलय टेक्निक से, प्राचीन जलवायु का अध्ययन होता है और पर्यावरणीय परिवर्तन क्या हुए, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, कैसे सूख गए पेड़ पौधे, बाढ़ आई कैसे आई, इन सब चीज़ों के भी बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्व में ऐतिहासिक संरचनाओं की उम्र का निर्धारण भी इससे जाना जा सकता है। जंगलों और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कैसे हुआ, लेकिन वृक्ष वलय टेक्निक भी प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है? मान लीजिए कि ये वाला जो वलय है ये बहुत मोटा हो गया, ठीक? यहाँ पे 4-5 वलय हैं, मान लेते हैं ये 3 वलय ये हो गए, 4 और ये 5। तो ये वाला जो वलय है, ये वलय जो है ये बहुत मोटा हो गया और ये सबसे पहले वाला वलय है और ये सबसे लास्ट वाला वलय है। बीच के वलय बहुत पतले हैं। तो इससे क्या ज्ञात होता है? इससे ज्ञात होता है कि हो सकता है कि उस समय जो है
जब ये वाले वलय इन वलयों का निर्माण हुआ है, इन छल्लों का निर्माण हुआ है रिंग्स का, तो हो सकता है उस समय शुष्क जलवायु थी, मौसम में शुष्कता थी और यहाँ पे पानी की कमी रही होगी। और जब इन वलयों का निर्माण हुआ तो यहाँ पे मौसम में शुष्कता नहीं थी, मौसम में आर्द्रता थी, जल की उपलब्धता थी और सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिल रहा था। तभी इस समय जो वृक्ष का विकास है वो बहुत अच्छे से हुआ। तो इस प्रकार से हम वृक्ष वलयों की सीमाएं भी देख देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रेडियो कार्बन विधि में सटीकता की कमी। दरअसल बात ना, ये जो वृक्ष वलय विधि होती है, ये ज़्यादा सटीक मानी जाते हैं। ये ज़्यादा सटीक मानी जाती है क्योंकि इससे जो है हम वलयों को गिन करके एकदम सापेक्ष रूप से निकाल लेते हैं कि कितनी वलय निर्माण हुआ है और कितनी उम्र है। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो कि जिनकी उम्र जो होती है वो 4000 से 5-5 हज़ार साल होती है। तब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने जब कार्बन डेटिंग से इनकी C14 से, चूंकि C14 क्या होती है, C14 जो का प्रयोग जो है हम 50,000 सालों तक कर सकते हैं। 50,000 सालों में जो भी पुरा वस्तुएं मिलती हैं उनको उपयोग करके हम C14 का प्रयोग करके उनकी उम्र डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब जो है वृक्ष वलय विधि से इन वृक्षों की उम्र निकाली गई जो 4000-5000 साल पुराने थे, और फिर C14 से इन वृक्षों की उम्र निकाली गई, तो दोनों में बहुत अंतर आया। अंतर क्यों आया? क्योंकि जो C14 टेक्निक है, ये C14 जो कार्बन आइसोटोप होता है उसके क्षय पे कार्य करती है, लेकिन जो है वृक्ष वलय विधि जो है ये वलयों पे कार्य करती है। तो इन दोनों में डिफरेंस आया। तो इसीलिए कहा गया कि जो वृक्ष वलय विधि है वो C14 में सटीकता में, मतलब कि सटीक एनालिसिस में मदद करती है। ओके, तो तीसरा फायदा इसका ये भी है आर्कोलॉजी में। अब आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या होता है? देखिए, जब हम वनस्पतियों को अपने आर्थिक प्रयोग में यूज करते हैं तो उसको आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पुरातत्व में वनस्पतियों के आर्थिक उपयोग का अध्ययन होता है। यह देखा जाता है कि प्राचीन मानव ने भोजन, औषधि, कपड़े या अन्य आवश्यकताओं के लिए पौधों का प्रयोग कैसे किया। जैसे आज हम कैसे पौधों का उपयोग करते हैं, पौधों पौधों का उपयोग हम कागज बनाने के लिए करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, औषधियों के लिए करते हैं। वैसे प्राचीन मानव भी इस प्रकार से पेड़ों का उपयोग किया करता था। ओके, तो इस प्रकार से भी हम आर्कोलॉजी जो है वो इस पे निर्भर रहती है, वनस्पति विज्ञान पे। खाद्य आदतों का अध्ययन, इसके साथ साथ हम फसलों का भी, जब आगे हम नवपाषाण काल में आते हैं तो हम फसलों का भी, कि किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, ये सब वनस्पति विज्ञान के अध्ययन की मदद से ही समझ सकते हैं। खाद्य आदतों का अध्ययन की मतलब जो प्राचीन मानव थे, जीव जंतु थे, किस प्रकार के खाद्यान्नों का उपयोग करते थे, जिसकी वजह से हम ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वनस्पति विज्ञान जो है वो आर्कोलॉजी में मदद करती है। इसके अलावा जो 6 पॉइंट है वो है सांस्कृतिक महत्व और अनुष्ठान। देखिए, पौधों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी पुरातात्विक अध्ययनों से पता चलता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कहाँ सबसे बढ़िया देखने को मिलता है हमको? सबसे अच्छा तो हमको हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखता है, जिसको सैंधव और सरस्वती सभ्यता की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से जब पौधों का अध्ययन करते हैं, जो पौधों के साक्ष्य मिलते हैं, तो उनसे हम उस समय की प्राचीन मान्यताओं, उस समय की धार्मिक मान्यताओं को भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, तुलसी और पीपल जैसे पौधों का प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और आपका योगदान जो है वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे चीज़ें।